नमस्कार साथियों, सर्वाक क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन देखने वाले हैं कास्ट स्थलाकृतियां। प्रवाहित जल के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, जो अपरदन जो है उसके द्वारा कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, और डिपोजिशन जो है, जो निक्षेप है, उसके द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है, उसकी चर्चा अपने विस्तार से कर ली। अब देखने वाले हैं कास्ट प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में शैलें चुना प्रधान अधिक पाई जाती है, वहां वर्षा जल कार्बन युक्त जल जब उन शैलों में प्रवेश करता है तो रासायनिक अभिक्रिया करके धरातल के आंतरिक भाग के चूना जो है उसको घोल करके और प्रवाहित करता है, नई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। तो शुरू करते हैं क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में साथियों की। किसी शायर ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी अस्थि को अगर मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही गुल गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुल गुलजार होता है। तो जब तक अथक परिश्रम नहीं करोगे जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कास्ट स्थल रूपों की चर्चा विस्तार से अपन करेंगे। पार्ट फर्स्ट इसका है, एनसीईआरटी बेस भी इसके अंदर है, और आरपीएससी और आरएसएस भी एग्जाम जो है, जहां भी ये टॉपिक है मैं विस्तार से क्लियर कर दूंगा कि यहां से प्रश्न वर्तमान में जो आरपीएससी आरएसएसबी ने जो नया पैटर्न अपना रखा है उसके अकॉर्डिंग शानदार तरीके से आप तक मैं ये पहुंचा दूंगा। तो आप अवश्य जुड़े, शेयर करें, अन्य साथियों को जोड़ें और इसका अधिक से अधिक लाभ लें। तो कास्ट प्रदेश कौन से होते हैं? वे चूना प्रधान क्षेत्र जहां पे सबसे अधिक सेलों के अंदर चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, और चूना जो है कार्बन युक्त जल के साथ में घुल करके और घोलीकरण की प्रक्रिया के तहत एक विलय बना लेता है, और उसके बाद में उसका प्रवाह प्रारंभ हो जाता है और एक नए स्थल रूप जो है धरातल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको। भौमजल जो है ग्राउंड वाटर। तो भौमजल कौन सा होता है? ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर रिश्ता पानी है वो भौमजल है। धरातल के अंदर चट्टानों की संधियों में पाए जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। एक अपन जब जल संसाधन पढ़ेंगे ना तो विस्तार से मैं आपको बता दूंगा। यहां पे इसके दो टाइप मिलते हैं अपने यहां। एक तो धरातलीय जल। जो धरातलीय जल है मेरे दोस्तों, इसमें तो मिलता है नदी, झील, तालाब, है ना, बांध आदि में पाया जाने वाला पानी। और एक मिलता है भौमजल। तो भौमजल वो जल है जो धरती के अंदर धरातल की ऊपरी जो परत है उसमें संधियों में संचित रहता है। बरसात का वही पानी है। विशेष रूप से भौमजल का सोर्स बरसात ही है। कई से प्रदेश जो समुद्र के तटवर्ती पास किनारों पे स्थित है, समुद्र के पास में स्थित है, वहां जरूर थोड़ा सा जो महासागर जो है उसमें जो चट्टानों की संधियों से रिस करके जो पानी आता है वो जरूर फैल जाता है। लेकिन अक्सर अपन देखें तो बड़े धरातल पर भौमजल का महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? बरसात। यानी ये पानी हमें जो प्राप्त होता है वो सिर्फ बरसात और बादल से ही प्राप्त होता है। चट्टानों में यही पानी रिसता है, ठीक है ना। इसी पानी से आपूर्ति भौमजल जो है उसकी होती है। तो भौमजल की बात अपन कर रहे हैं। यही जल क्षैतिज प्रवाह होता है, क्योंकि जब ये चट्टान के अंदर प्रवेश कर जाता है चट्टान जलसिक्त हो जाती है, जिसको संतृप्त चट्टान कहा जाता है। जब जलसिक्त होकर के उसमें पानी का प्रवाह यदि प्रारंभ हो जाता है, अंदर ही अंदर वो क्या करती है, चूने के निक्षेप जहां पे है तो उन चूने के निक्षेपों को खोखला करके घोल करके विलय बना करके उसका प्रवाह प्रारंभ कर देती है। तो उसका क्षैतिज प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ऊर्ध्वाधर प्रवाह है, ऊपर से पानी नीचे की ओर टपकता है, ऊर्ध्वाधर प्रवाह है। अपरदनात्मक स्थलरूप बनाते हैं, ठीक है। अपरदन से कई तरह के स्थलरूप बनाते हैं। भौमजल चूना पत्थर और डोलोमाइट शैलों के साथ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, अब डोलोमाइट शैलें या चूना पत्थर, है ना, के निक्षेप जहां भी पाए जाते हैं जमीन के अंदर, तो चूना पत्थर कह दो चाहे डोलोमाइट कह दो, तो इनके निक्षेप जहां पर भी है वहां घोलीकरण द्वारा या अवक्षेपण द्वारा, यानी विलय बना करके उसका और उसको अपने साथ समाहित करके रासायनिक दृष्टि से उसका घोल बना करके अनेक प्रकार के स्थलरूप बना देता है। तो ये सारे स्थलरूप कौन से होते हैं? ऐसे स्थलरूप जो डोलोमाइट और चूना पत्थर क्षेत्रों में जल के साथ घुलने से बनते हैं, ऐसे स्थलरूपों को कास्ट स्थलरूप कहा जाता है।
कास्ट स्लूप ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे इसका नामकरण जो है उसका भी कारण विशेष रूप से है कि एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट के किनारे पर जो युगोस्लाविया पूर्व है ना, स्लोवेनिया वर्तमान में जो है उसके पश्चिमी तट पर इस तरह के कास्ट जो है स्तूप देखने को मिले थे, और उसी के नाम पर इसका नाम कास्ट स्थलाकृतियां रख दिया गया है। विस्तार से अपन और देख लेंगे। भौमजल का संस्तर, अब जो भौमजल जो जमीन के अंदर जो पानी जो होता है उसमें भी संस्तर होते हैं। यदि अपन देखते हैं बरसात का पानी जो है वो डायरेक्ट क्या जमीन में रिस करके चला जाता है, ऐसा तो है नहीं। अब इसमें भी कई तरह के संस्तर बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले ऊपरी भाग जो होता है, उसके बाद में दूसरा भाग आता है। तो ऐसे भाग है, जैसे मैं इसको अलग अलग कलर से डिजाइन कर दूं तो समझने में आपको आसानी होगी। जैसे ये भाग हो गया, इसको नीला करते हैं ना, पानी भरते हैं इसमें, ये तो जल हो गया, और ये नीचे की कठोर शेल हो गई, और ये ऊपरी भाग हो गया, ठीक है। अब ये भाग है, इसमें मिट्टी भर देते हैं थोड़ी थोड़ी, ये मिट्टी वाला ऊपरी भाग, मिट्टी वाला भाग हो गया, सबसे ऊपरी संस्तर है। अब ये जो रंध्र इसी मिट्टी के अंदर आपको मिलेंगे, इन रंध्रों के सहारे पानी जमीन के अंदर रिसता है, और जैसे ही बादल होते हैं तो ये जो बरसात होती है, बरसात से जो पानी आता है वो पानी यहां से टपक करके इन रंध्रों के सहारे जमीन के अंदर पहुंचता है। एक लेयर है जो पानी से भरी रहती है, संतृप्त कह सकते हैं, परत है जिसके अंदर पानी संधियों के अंदर इकट्ठा रहता है। चट्टान की संधियों में यहाँ पानी पानी है ना। उसके बाद की लेयर जो है इसका घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी इसकी बढ़ जाती है, और घनत्व बढ़ने से इसमें जल प्रवेश नहीं कर पाता। तो यहाँ यह एक प्रकार से कहे तो अधिक कठोर शेल है, और इससे अधिक नीचे पानी जा नहीं पाता है। क्योंकि अपन सोचते हैं कि जब पानी जो है वो चट्टान की संधियों में क्यों जमा हो गया, भाई नीचे बहुत गहराई तक क्यों नहीं गया। तो 1600 मीटर के आसपास में यदि अपन देखेंगे तो 15-16 किलोमीटर की दूरी है, किलोमीटर के आसपास में यदि अपन देखेंगे तो सेलों की सघनता, डेंसिटी इतनी, घनत्व इतना बढ़ जाता है कि उसमें से पानी संधियां मिलती नहीं है, तो पानी प्रवेश करके नीचे जा नहीं पाता है। तो इस सेल के ऊपर ऊपर ही पानी पाया जाता है। और जिन संधियों में जिन सेलों के अंदर रवे अधिक होते हैं, संधियां जोड़ होते हैं ज्यादातर, वो जलसिक्त रहती है, उनमें पानी की जो परत है मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसके 3 पार्ट यहाँ पे है। जैसे कि ये ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं असंतृप्त मंडल, है ना, सबसे ऊपर वाला भाग, इसको बोलते हैं असंतृप्त मंडल, जिसमें पानी ठहरता नहीं है, इसके थ्रू पानी जो है जमीन के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो इसमें पानी रुकता नहीं है। तो असंतृप्त मंडल कौन सा हो गया, अनसैचुरेटेड जोन कौन सा हो गया, वह भाग होता है जहां जल निचली चट्टानों में जाता है, इसमें जल रुकता नहीं है। ये ऊपरी भाग है मिट्टी वाला, मैंने कहा ये भाग, तो असंतृप्त मंडल इसको कहा जाता है। इससे पानी निचली सेलों के अंदर पहुंच जाता है। अब जो निचली सेल है उसको बोलते हैं संपृक्त मंडल, है ना। तो सेचुरेशन जोन कह सकते हैं इसको। तो यह वह भाग है जहां वर्षा का जल संचित है, वह भाग है जहां चट्टानों में वर्षा का पानी संचित रहता है, इकट्ठा रहता है ना। तो इस मंडल का ऊपरी भाग जो है उसको भौमजल स्तर कहा जाता है, क्योंकि भाई भौमजल का स्तर, भाई लेवल पानी कहाँ तक है, तो यहाँ तक पानी का लेवल है, उसके बाद में गहराई में पानी पानी है, तो उसको भौमजल स्तर कह सकते हैं इसके ऊपरी भाग को। तो अभी मैंने बताया आपको कि ये वाला जो भाग है जहां पानी आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं संपृक्त मंडल। क्या बोला इसको, संपृक्त मंडल, जिसमें पानी जो है संधियों के अंदर संचित रहता है, संपृक्त मंडल, और ये असंपृक्त ऊपर वाला मंडल। अब इसकी जो बीच में ये लेयर है, ये सीमा जो है ना, तो इसको बोलते हैं भौमजल का भौमजल स्तर। यानी पानी का लेवल यहां से शुरू होता है ना,
तो इसको बोलते हैं भौमजल का स्तर। ये जो लेवल है, ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये भौमजल का स्तर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको एक प्रकार से कहें तो भौमजल के अंदर जो जल के प्रवेश की मात्रा है, जल जो चट्टानों के अंदर जल जो पाया जाता है संधियों के अंदर, उसकी जो लेयर है, उसकी जो परतें हैं, उसको आसानी से अपन समझ सकते हैं। तो संतृप्त, संपृक्त और असंपृक्त दो भाग हो गए इसके। अब बात चलते हैं भूमिगत जल के कार्य, वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर। जो भौमजल है, भूमिगत जल है, उसके क्या कार्य है? तो भूमिगत जल के कार्य, वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या है, ये क्या करता है जमीन के अंदर? तो दो तरह के कार्य कोई भी बाह्य बल है मुख्य रूप से करता है, तो अपर्दनात्मक और एक निक्षेपणात्मक, दो कार्य करता है। यानी अपर्दन से कौन कौन से स्थल रूप बनाता है? मैंने कहा कटाव से, अपने बल लगा करके, अपने फोर्स लगा करके कटाव से कौन कौन से स्थल रूप बनाता है, तो वो करता है। तो इरोजनल वर्क कौन से है इसके, और दूसरा आता है निक्षेपण, डिपोजिशन के कौन कौन से वर्क है, वर्क ऑफ डिपोजिशन यानी निक्षेपणात्मक कार्य कौन कौन से है, वो इसमें देखते हैं। तो दो टाइप हो गए, एक तो अपर्दन के द्वारा, एक निक्षेपण के द्वारा। सबसे पहला जो अपर्दन कार्य है वो है घुलन क्रिया। अब कौन कौन सी क्रियाओं के तहत ये अपर्दन करता है? तो सबसे पहला काम जो करता है यहाँ पे ये है घुलन क्रिया। घुलन क्रिया का मतलब होता है घोल बनाना, विलय बनाना, और उसके द्वारा चट्टान जो है उसको ढीला करना, घुलन क्रिया कहलाता है। सॉल्यूशन, बहुत बार ये वर्ड भी अपन यूज करते हैं भाई, सॉल्यूशन है ना। पत्थर, दो पत्थर को चिपकाना है, पत्थर चिपकाने का सॉल्यूशन है क्या? पाइप चिपकाना है, सॉल्यूशन है क्या? एक ही वर्ड यूज करते हैं, दैनिक जीवन में काम भी आ रहा है, सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है? विलय से है, एक घोल से है कि ऐसा घोल आपके पास में है क्या जिससे हम इसको चिपका सके? तो सॉल्यूशन घोलीकरण यानी घुलन क्रिया, विलयन। ठीक है, तो जब वर्षा जल के साथ में CO2 कार्बन डाइयुक्त जल, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल एक सक्रिय घोलक के रूप में काम करता है, क्योंकि जब H2O के साथ में वर्षा जल जो है शुद्ध पानी होता है, शुद्ध पानी जो है ना वो एक प्रकार से कहें तो उसमें घोल बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, वो निष्क्रिय कारक होता है। लेकिन उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यदि मिल जाता है ना, तो H2O प्लस CO2 है ना, तो ये क्या बन जाता है? फिर एसिड बन जाता है, और कार्बोनिक एसिड बनता है मुख्य रूप से। और ये क्या करता है? चट्टाने के अंदर जो जिस प्रकार से जो भी चूना पाया जाता है उसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करके और ये उसका विलय बना देता है। ठीक है ना, तो H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पानी जब सेलों के साथ चूने से मिलता है तो नए प्रकार के स्वरूप का निर्माण करता है। इस क्रिया से जल चट्टानों के खनिज लवणों में घोल करके चट्टान को क्या कर देते हैं? ढीला कर देते हैं। चट्टान जो है उसको क्या करते हैं? ढीला कर देते हैं। अब यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ये आपको पता ही है कि ये सेलों में पहुंच करके मुख्य रूप से क्या बनाता है? विभिन्न प्रकार के एसिड बनाता है। तो कार्बन युक्त जल या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जल की अभिक्रिया, तो कार्बोनिक एसिड। तो इसमें देखो H2 तो H2 ही रह गया, इसको यदि अपने कैलकुलेट करेंगे तो मुख्य रूप से H2 और C का C रह गया, O दो ये हो गए, एक ये हो गया CO3। तो ये एक प्रकार से जो बना है वो है कार्बोनिक एसिड। क्या बना है? कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड बन गया है, और ये अब क्या करेगा? चट्टान जो है उसमें पाए जाने वाला जो चूना है ना, उस चूने के साथ में क्रिया करेगा और क्रिया करके उसको ढीला कर देगा और उसका विलय बना देगा। तो एक प्रकार से कहें तो कौन सी है अभिक्रिया? है रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल प्रोसेस कह सकते हैं इसको, है ना। दूसरा है जल गति क्रिया। हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? जब जल चट्टानों में प्रवेश करता है तो जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन इसका क्या है? तो इसमें क्या करते हैं कि जल क्रिया में जल ढीली चट्टानों को अपने साथ प्रवाहित कर लेता है ना। भाई जल जो भी ढीली चट्टाने हैं, पानी गया उसको अपने साथ में प्रवाहित करना शुरू कर दिया, उसको उठा के रवाना हो गया, चलो जी मेरे साथ चलो, चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ढीली चट्टाने हैं और जल है उसके वेग का वो सामना नहीं कर पाती है। तो वो क्या करता है? उसके साथ जल जो है उनको अपने साथ बहा करके ले जाता है, इसको जलगति क्रिया कहते हैं। तीसरा आता है अपघर्षण। जो अपघर्षण जो होता है जिसको अपने क्रिशन कहते हैं,
इसमें क्या करता है, अपघर्षण के माध्यम से सेल जो चट्टान जो है उस पर से जल का जब प्रवाह होता है तो जल के अंदर कुछ अवसाद प्रवाहित होते हैं, साथ साथ में कंकड़ पत्थर जो भी है साथ साथ में बहते हैं। तो वो कंकड़ पत्थर है, चट्टानी टुकड़े हैं, जो रेत है, सिंगल है, जो भी अवसाद है, वो क्या करते हैं, खुद एक प्रकार से कहें तो प्रहार करते हैं किस पर, सेल पर। तो वो कुछ औजार के रूप में काम करते हैं ना, और वो क्या करते हैं, चट्टान जिससे टकराते हैं उसको कुरेद करके, घिस करके, है ना, अपने साथ प्रवाहित करके ले जाते हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो नदी प्रवाह के साथ में जो भी अवसाद के रूप में जो रेत है, चट्टानी टुकड़े है, कंकड़ है, पत्थर है, लुढ़क करके जो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो खुद औजार के रूप में काम करते हुए चट्टानों को घिसते रहते हैं। तो ये जो क्रिया है ये कहलाती है अपघर्षण। क्या कहलाती है, अपघर्षण। अब जैसे यहाँ पे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी के अंदर मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो इसके अंदर साथ साथ में इसमें कुछ न कुछ कंकड़ पत्थर साथ साथ में ये जल प्रवाह हो रहा है, और इसमें कुछ कंकड़ पत्थर बीच बीच में ये प्रवाहित हो रहे हैं, लुढ़कते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, ये जो कंकड़ पत्थर बीच बीच में आपको नजर आते हैं, ये घर्षण के, अपघर्षण के कारक औजार का रूप धारण करेंगे, यानी ये खुद औजार के रूप में काम करेंगे, और जो यहां से जो सेल है उसको काट करके अपने साथ प्रवाहित करके ले जाएंगे। इसलिए हम इनको औजार का रूप दे सकते हैं। तो यह क्रिया जो होती है, इस क्रिया में प्रवाहित जल के साथ में प्रवाहित चट्टानी टुकड़े, कंकड़ पत्थर खुद कारक का काम करते हैं और धरातल को घिस करके अपने साथ प्रवाहित करके ले जाते हैं। तो यह अपघर्षण कहलाता है। एक फिर आएगा शनिघर्षण। अब शनिघर्षण क्या होता है, ये टुकड़े खुद आपस में घर्षण करते रहते हैं, खुद आपस में टकराते रहते हैं, तो ये और छोटे होते चले जाते हैं। जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है या जल प्रवाह हो रहा है, इस जल प्रवाह के अंदर कुछ जो कंकड़ पत्थरों के टुकड़े हैं वो खुद, जैसे ये कंकड़ पत्थर जहां पर भी है तो ये जैसे ही प्रवाह होता है तो आपस में टकराते हैं और ये छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, है ना। तो ये बड़े पिंड जो है वो आपस में टकरा करके और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में खुद प्रवर्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो कारक है, ये जो टुकड़े हैं, इनका स्वयं आपस में टकराकर टूटना, टकराकर टूटना। तो ये मुख्य रूप से साथियों क्या हो गया, सन्निघर्षण। सन्निघर्षण हो गया आपस के अंदर, तो इसको एट्रिशन कहते हैं मुख्य रूप से। तो सन्निघर्षण में भूमिगत जल के साथ चलने वाले टुकड़े आपस में रगड़ खाकर, है ना, और टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, छोटे चूर्ण में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं सन्निघर्षण की क्रिया। तो 4 क्रियाएं अपन ने देखी, घोलीकरण, जलगति क्रिया, अपघर्षण और सन्निघर्षण। ये 4 ऐसी क्रियाएं हैं मुख्य रूप से प्रवाहित जल के द्वारा होती है। ये नदी में भी यही क्रिया होती है, और हिम नदी उसमें भी यही क्रिया होती है, और जो अपने भूमजल में प्रवाहित जो जल है वो भी एक नदी का ही रूप होता है, उसमें भी ये क्रिया होती है। इसके तहत चट्टानें हैं वो ढीली और खोखली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और पहले ढीली को रासायनिक अभिक्रिया से घोल बनाना उसका, उसके बाद में उसको प्रवाहित जलगति क्रिया के द्वारा कर देना। इसके साथ में प्रवाहित जल के साथ में जो चट्टानी अवशेष कंकड़ पत्थर है उसके द्वारा सेल को अपघर्षित करके ले जाना, और उन्हीं टुकड़ों का आपस में रगड़ खा करके और खुद टूट जाना और चूर्ण में बदल जाना। 4 क्रियाएं हैं वो देखने को मिलती है। डिश होने को है लैपटॉप, चलो जी 1 मिनट वेट। अगला बिंदु अपन इसमें देखते हैं साथियों, अब आता है कास्ट स्थलाकृतियां। तो 4 प्रक्रियाएं देखी अपन ने। ऊपरी जो संस्तर है उसके 2 पार्ट देखे, एक असंपृक्त पार्ट देखा जिसके अंदर जल शिराओं के माध्यम से प्रवेश करता है अंदर, और दूसरा संपृक्त पार्ट देखा अपन जिसमें जल संधियों के अंदर संचित रहता है, और नीचे का वो मंडल भी देखा जिसके अंदर पानी प्रवेश नहीं कर सकता और उसके बाद में पानी ऊपरी परत पर ही ठहर जाता है, जिसका घनत्व डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो छिद्र है वो नहीं पाए जाते हैं, तो पानी है ऊपरी भाग में संचित रहता है। अब आता है कास्ट स्थलाकृतियाँ। अब प्रमुख कास्ट स्थलाकृतियाँ हैं, इनका नाम कैसे क्यों पड़ा वो भी अपन देखते हैं। मैंने कहा था कि चूने के निक्षेप वाली सेलों में भूमिगत जल द्वारा
सतह के ऊपर व नीचे विभिन्न स्तूपों का निर्माण घोलन क्रिया द्वारा किया जाता है। घोलन क्रिया ही है। ये चूना प्रधान शैलों में निर्मित स्तूप ही काष्ठ स्तूप कहलाते हैं। समझ गए? तो चूना प्रधान जो क्षेत्र है इनमें इस तरह की जो शिलाकृतियां बनती है वो काष्ठ शिलाकृतियां बनती है। अब इनका नामकरण कैसे हुआ? नामकरण इसका कैसे हुआ, है ना? तो नामकरण है किस प्रकार से हुआ? तो यहाँ नामकरण किसी पंडित जी की देन नहीं है भाई कि उन्होंने अपना वो शास्त्र देखा नाम निकाल दिया कि इस नाम से ये नाम होगा। यहाँ जो नामकरण है विभिन्न जो कार्टोग्राफी के जो वैज्ञानिक होते हैं, भूगर्भिक के जो वैज्ञानिक होते हैं, भूगोलवेत्ता जो होते हैं, उन्होंने विभिन्न जो शिलाकृति हैं उनको नाम देने का काम किया है यहाँ पे। अब इसका नाम कैसे पड़ा देखते हैं। तो इस प्रकार के स्तूप का नामकरण जो है स्लोवेनिया देश जो है, पूर्व यूगोस्लोवाकिया जो था वर्तमान स्लोवेनिया, उसके पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर यानी सागर एड्रियाटिक का पूर्वी भाग है के सहारे स्थित काष्ठ प्रदेश से लिया गया है। तो ये अपने भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र का जो प्रदेश है वहां पर चुने के जो निक्षेप है वहां इस प्रकार की जो शिलाकृतियां वो देखने को मिली है। ऐसी अन्य शिलाकृतियां दक्षिणी में फ्रांस में भी मिली है, ग्रीस में भी मिली है। यानी काष्ठ शिलाकृति इस तरह की और कहाँ मिली है? स्पेन में भी मिली है, जमैका है, पश्चिमी क्यूबा है, इंडियाना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है केंटुकी है, वर्जियाना है, वर्जियाना व मध्यवर्ती फ्लोरिडा प्रांत जो है इसमें भी इस तरह की जो शिलाकृतियां वो देखने को मिली है। हालांकि कुछ शिलाकृतियां जैसे मेडागास्कर में कुछ शिलाकृतियां मिली है जो कि विश्व के अचरज के रूप में जाना जाता है। वहां पे शंकुआकार काफी ऊंचे लगभग 60 मीटर 30 से 60 मीटर तक ऊंचे चूने के शंकुआकार निक्षेप इस प्रकार से जो काफी खड़े निक्षेप देखने को मिलते हैं मेडागास्कर के अंदर। तो वो काष्ठ शिलाकृति जो मेडागास्कर द्वीप में है वास्तव में एक आश्चर्य का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इसका नामकरण जो है कहाँ से लिया है? स्लोवेनिया जो प्रदेश है वहाँ एड्रियाटिक तट सागर जो है उसके तट पर पाए जाने वाले जो काष्ठ शिलाकृति देखने को सबसे पहले मिली थी और उसी के आधार पर संपूर्ण भाग में चूने के निक्षेप जहां जहां भी है वहां की शिलाकृतियों को क्या नाम दे दिया गया है? काष्ठ शिलाकृतियां। ठीक है। अब काष्ठ अपर्दन के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से बनते हैं? तो यहाँ जो प्रमुख स्थल रूप बनते हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहले विलेरंदर, तो इसको स्वालो होल्स कहा जाता है। स्वालो होल्स का मतलब होता है जो भी धरातल होता है इस धरातल के अंदर छोटे छोटे इस प्रकार से आपको पता है छिद्र होते हैं जिन छिद्रों से होता हुआ पानी जो है जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं? स्वालो होल्स होते हैं मुख्य रूप से, या विलेरंदर होते हैं। फिर 2 से 3 स्वालो होल मिल करके एक बड़े आकार का जो रंध्र बना लेते हैं और ये जो बड़े आकार का रंध्र जो होता है जो कीफाकार बन जाता है तो उसको मुख्य रूप से घोलरंध्र कहा जाता है। ये बड़े साइज है। श्वालोरंध्र या विलेरंध्र की 2 या 4-5 विलेरंध्र मिलकर के जब बड़े आकार का रंध्र बना लेते हैं जो कीपाकार शेप में बन जाता है तो उसको अपन घोलरंध्र या सिंक होल कहते हैं। सिंक होल के बाद में निपात रंध्र, तो कोलेप्स सिंक जब 2 तरह के ये भाग है जैसे यहाँ ये बना है ना। अब इसमें से बीच की भित्ति यहाँ से टूट करके यदि ढह जाती है, टूट जाती है ये बीच की भित्ति, तो चटना ऊपरी छत है वो कोलेप्स हो जाती है। कोलेप्स का मतलब टूटना ही है, ढहना है। तो छत का ढहने से जो रंध्र बड़ा आकार का बन जाता है जिसको अपन निपात रंध्र या कोलेप्स सिंक भी कहते हैं और इसको अपन डोलाइन भी कहते हैं, है ना। तो इसको डोलाइन भी इसी को कहा जाता है, निपात रंध्र, है ना, और कोलेप्स सिंक या इसको डोलाइन भी कहते हैं। फिर आता है युवाला, तो युवाला के आगे करती और बड़े आकार के जो अब निपात रंध्र डोलाइन बनने के बाद में होलरंध्र और डोलाइन मिलकर के जो बड़ी शेप बना लेते हैं उसको अपन यहाँ पे युवाला कहते हैं, है ना। और उसके बाद में लेपिस होता है कि जब धरातल के ऊपर अपर्दन से इस प्रकार से नुकीला अरेतनुमा जो शिलाकृति बन जाती है धरातल के ऊपर इस तरह की शेप बन जाती है उसको अपन लेपिस के नाम से जानते हैं। और फिर कंदरा या गुफा, तो गुफा कब बनती है कि धरातल के अंदर यह जो धरातल था इसके अंदर यहाँ पर चूने का निक्षेप था वो प्रवाहित होकर के बह गया और ये जगह पूरी की पूरी खाली हो गई, है ना। तो ये जगह तो खाली हो गई लेकिन अब ये धरातल था उसमें से ये जो चूना वाला जो क्षेत्र था ये वाला ये ऐसा का ऐसा रह गया और ये खाली हो गया। तो एक प्रकार से कहें तो इस भाग की ओर से एक गुफा बन गई है, तो इसको कंदरा या गुफा कहा जाता है। तो ये अपर्दन से निर्मित प्रमुख शिलाकृतियां हैं जो काष्ठ प्रदेशों में पाई जाती है।
अपरदन से निर्मित शिलाकृतियों के साथ साथ में निक्षेपण से कुछ शिलाकृतियां साथियों बनती है, जैसे कि अपन देखते हैं उसमें स्टिलेक्टाइट है, स्टिलेग्माइट है और गुहा स्तंभ है। 3 तरह की शेप ही मिलती है मुख्य रूप से। फिर उनके छोटे छोटे पार्ट और है, मैं विस्तार से भी आपको समझा दूंगा कि किस तरह की शिलाकृतियां हैं वो बनती है और कैसे उनका निर्माण होता है और क्या उनकी विशेषता है। बारी बारी से अपन विस्तार से देखते हैं प्रमुख शिलाकृतियां। तो बारी बारी से अपन प्रत्येक का विस्तार से जो काष्ठ अपरदित स्तूप है और काष्ठ द्वारा निक्षेपित स्तूप काष्ठ प्रदेशों में मिलते हैं उनका विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सबको राम राम, जय भारत, जय हिंद, जय भीम। इस शानदार क्लास के लिए आपका सपोर्ट अपरिहार्य है कि आप सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, अन्य साथियों तक पहुंचाओगे तो हमारा जुनून बढ़ेगा और हम आपके लिए बहुत बेटर क्लासें हैं, एक से बढ़कर एक क्लासें हैं, नए चैप्टर के अकॉर्डिंग, नए जो आरपीसी का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग विस्तार से आपके पास लाते रहेंगे। तो देखना न भूलें इसका दूसरा पार्ट, जिसमें प्रमुख काष्ठ शिलाकृतियां कैसे बनती है और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, अपरदन से कौन से बनती है और निक्षेपण से कौन सी बनती है। इन्हीं शब्द के साथ में क्लास को समापन करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन भावों, इन शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।